हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 9 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पहिए घर्षण कम कर देते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों असबाबों पर रोलर खड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए पता लगाएं। तो आपने देखा होगा लोटन घर्षण, जो पहिए होते हैं वो घर्षण को कम कर देते हैं, तो लोटन घर्षण कम कर देता है। क्रियाकलाप 9.4 बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिल लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इनके ऊपर मोटी पुस्तक रखिए। अब पुस्तक को धकेलिए। अब आप ये पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार गति को लोटनी गति कहते हैं। क्या आप ये अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है। क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्टे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते देखा है? तो देखा होगा। रोलर पर पुस्तक की गति। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप ये समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति के महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बाल बेरिंग घर्षण है, या मशीनों में घर्षण को बाल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों, साइकिलों की धुरी तथा नाभि हब के बीच बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉल बेरिंग घर्षण को कम कर देता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तरल घर्षण। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की अथवा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इस प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर इससे होकर गति करने वाली वस्तु जो होती है उस पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। गैस और द्रव को एक नाम तरल दिया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। जो तरल होते हैं वो इनसे होकर जो गति करने वाली वस्तु होती है उस पर बल लगाते हैं, घर्षण। तरल द्वारा लगाए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। जो द्रव द्वारा या फिर गैस, दोनों को तरल कहते हैं, इनके द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसे हम कर्षण कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाले घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। कोई तरल है, उस पर लगने वाला किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति, तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तु किसी तरल में गति करती है तो उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। स्पष्ट है कि जब वस्तु किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृति दी जाती है। आपके विचार से वैज्ञानिक को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में ये उन्हें संकेत प्रकृति से मिले हैं। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ है कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए। उसमें शेप कैसा होता है? तो उसमें आगे से नुकीला शेप होता है। क्या आप इस आकृति या किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर अवरोध कम होगा वायु का तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी इनकी, और घर्षण स्पीड ज़्यादा है तो मतलब घर्षण कम है। ये जो आपने क्या सीखा ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखिए, आप घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है।
घर्षण गति का विरोध नहीं करता, दो पृष्ठ के बीच जो सापेक्ष गति होती है उसका विरोध करता है, दो पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे से कितने बलपूर्वक दबते हैं। स्थितिक घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम स्थिति से गति में लाते हैं, तो वहाँ पर स्थितिक घर्षण कार्य करने लगता है। सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। सर्पी घर्षण जो होता है वो स्थितिक घर्षण से कम होता है। सबसे ज़्यादा सीमांत, फिर स्थितिक, फिर सर्पी, फिर लोटनिक घर्षण सबसे कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है, जैसे खुरदुरा कर दो तो वहाँ घर्षण बढ़ जाएगा। जूतों की तली, वाहनों के टायर घर्षण बनाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण अवांछनीय भी होता है। स्नेक लगाकर हम घर्षणों को कम कर सकते हैं, जैसे कैरम बोर्ड में पाउडर वगैरह छिड़क कर तो हम घर्षण कम कर देते हैं। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ कर देता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके भी हम घर्षण को कम करते हैं, जैसे फैन हो गया, साइकिल हो गया, इन सब में हम बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके घर्षण को कम करते हैं। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान, स्ट्रीम लाइट ऐसे ही कुछ नाम होता है, वो शेप दिया जाता है इनको मछली के जैसा, तो उससे क्या होता है, इनको उचित आकृति प्रदान करके घर्षण को कम किया जा सकता है। जो तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति दी जाती है ताकि वे घर्षण बल को कम कर सके। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर चैप्टर 9 कंप्लीट हुआ। कल हम इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे और परसों हम चैप्टर 10 शुरू करेंगे जिसमें हम साउंड ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।